और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लाइव कार्यक्रम की तरफ रुख करेंगे। सीएम कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन में आया तो जरूर हमने कहा एक काम करें, नदी से पानी ले लें, लेकिन जहाँ नदी शहर के पास में लगी हुई थी तो बताया कि ये पीने का पानी है। अब हमको तो बहुत दिन तक हमारे और घर वालों को समझ में नहीं आया कि नदी हमारे खेत के किनारे, हमारे खेत प्यासे, लेकिन सरकार पानी नहीं दे रही। कारण क्या? बोले नहीं, ये पानी पीने का शहर वालों के लिए। मेरे पिताजी भी किसान, उन्होंने खुद दिन से कहा कि हम तो पहले जड़स चलती थी बेलों से, तो बोले हम खेती कर लेते थे पानी से, लेकिन अब ये नई जमाने का नया समय भाई, तो कुआं बनवाया। कुआं बनवा करके उससे खेती करने के बाद थोड़ा सा सिंचित रकबा चालू की। ये बात सही है कि अगर उस दौर के समय की याद करें तो ये अपने लिए आज के दौर में ये समसामयिक होगा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी आज की दशा में मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि 2002-03 तक जो सरकार के माध्यम से सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में सब मिलाकर हुआ वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। और 2002-03 तक खेती का रकबा था पूरे प्रदेश का मिलाकर 7.5 लाख हेक्टेयर। जब अपनी सरकार बनी हमारी तब था 1,44,000 और आज है 1,67,000 हेक्टेयर का। ये अपना वर्तमान का समय है। जरा ताली बजा करके ये 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर और आज लगभग 20-22 साल में 1,67,000। और एक बात और बता रहा हूँ, ये 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे राज्य के अंदर सीधेगा। तो वो जो खेती के दिन से आपने जब सूखी खेती, फिर सिंचित खेती, और खेती में सरकार के योगदान के कारण से पीने के पानी के अभाव में पहले पीने का पानी शहर वालों को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमारा प्रयास है हर गांव के खेत तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए, ये प्रबंधन सरकार के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया दोनों बात जोड़ने का। आपकी बात के साथ मेरी खेती के दिन भी याद दिलाती है और आपके साथ चर्चा करके मुझे इस बात की थोड़ी सी वो दिन की याद भी आ गई जब हम अपनी सिंचाई के लिए कुआं बनाने गए। कुएं में मोटर लगाना, उसकी कनेक्शन कराना, इतनी आफत थी, बाप रे बाप। कहाँ से बिजली घर वाले साइकिल से चक्कर लगा लगा के परेशान। तार आपके खुद के खींच के लाओ, क्योंकि वो हर एक कुएं पे तार नहीं देते, तो कुएं में जितना खर्चा नहीं आया उससे ज्यादा बिजली के तार में पैसा लग रहा था। पिताजी पहले बार तो नाराज ही हो गए कि कितना चक्कर में पड़ा यार, तो बरसात की खेती कर ली। हमने कहा नहीं, जब कुआं आ गया, पानी आ गया, जरा करें इसमें अच्छा। लेकिन ये वाकई बहुत कठिनाई का दौर था। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये मान के चले वो खराब समय था, लेकिन आज मोदी जी का समय है। जोरदार ताली बजाओ हमारे सब बड़े पैमाने पर संभावना। और किसी को छोटे साहब पटेल, बनखेड़ी और कृषि के कटोरे, जिला नामदापुर से आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत से युवा खेती में कैरियर नहीं मानते। यदि कोई युवा आपसे पूछे कि मैं मुख्यमंत्री जी में खेती में क्यों आऊं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरे से अगर कोई कहेगा कि वो खेती में क्यों आऊं तो मैं तो स्वागत करूंगा। ये बात सही है। जैसे आप बैठो, अभी में से आप में से ही मैं पूछता हूँ, हम में से खेती किसानी वाले परिवार से कितने लोग आए? हाथ कर। करीब सबने उठा लिए, कुछ ही बचे। अच्छा चलो नीचे रखो। अब आप में से किसान कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो जो किसान बनना चाहते हैं। अब एक को माइक दे दो, ये किसान क्यों बनना चाहते भैया, इनको दे दो। इधर माइक है क्या? हाँ है। अरे दे दो माइक तो दो। एक माइक। आप किसान क्यों बनना चाहते हैं? सब में किसान इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि खेती अब तक बेटा बात कम करोगे, इनका जवाब सुनेंगे अच्छा लगेगा। एक्चुअली सर, अभी जो खेती हो रही है वो एक्चुअली जैविक खेती नहीं हो रही है, और जैविक खेती के लिए मैं किसानी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो खाने में आ रहा है ना
उससे बहुत सारी बीमारी भी हो रही है। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजाओ। आप तो जरा जैकेट वैकेट में अच्छे लग रहे हो, जरा हमारा एक आधा बिना जैकेट वाला मित्र से ही बात कर ले। चलो आपकी माइक आगे तो बोलिए, तो क्या कह रहे हैं सर? जैसा कि मैंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर में, अभी मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। तो हम लोगों को अगर ये अवसर मिलता है कि हम लोग अगर कृषि क्षेत्र में आए एज अ किसान, जैसा कि आपने कहा, तो हम लोगों के आने से एक तो जो युवा वर्ग है उसमें एक अलग ही मैसेज जाएगा कि नहीं, पढ़ के भी जो है ये प्रोफेसर भी खेती करते हैं। जी, ताली बजाओ सर के लिए, रिसर्च की बात है। आप करते हैं खेती? जी सर। कहाँ है खेती? सर हमारी खेती यूपी में, अयोध्या में है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अरे वाह, बोलो प्रभु देश राम। तो सर वहाँ पर हम लोगों की खेती है, और किसानों में एक चीज जो है, जो वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कि अगर कोई भी नवाचार कर रहा है तो एक को देख के फिर धीरे धीरे वो बिल्ट ही, वो चाहे जैविक के लिए नवाचार हो या किसी पर्टिकुलर क्रॉप का हो। जैसे अगर एक किसान ने गन्ने का उत्पादन शुरू किया तो देखते देखते वो पूरा जनपद गन्ना उत्पादन में बहुलता का जनपद बन जाता है। तो इस तरह से अगर पढ़े लिखे जो कृषि के युवा हैं, उनका आह्वान हो वो अगर कृषि में आए तो बिल्कुल दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती है। बहुत अच्छा। मैं तो आपका यही प्रशंसा कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपने लिए भी कहता हूँ, मैं भले मुख्यमंत्री बना हूँ, अभी थोड़ी सी दिक्कतें, पर शिक्षा मंत्री था तब तक, टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन या विधायक था, मैं अपने खेत पे जरूर जाता था। अभी भी कोशिश करता हूँ, अपने खेत में नहीं, अपने राज्य के किसी भी किसान के साथ। अभी मैं बैतूल जिले में गया तो धान बोने का समय, सुबह सुबह जहाँ मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ऐसे ही लगा कि बारिश होने वाली है और मोहनी का सूरज है। तो हमने सामने पूछा कि ये कहाँ हो रही बोनी? बेल से। हमने कहा वो एक दूर जगह है। तो हमने कहा जरा वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर के धान बोने का, धान का मेरा अनुभव पहली बार का था, लेकिन धान बोने का इतना आनंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूँ, चना या बाकी सोयाबीन वगैरह होती है, लेकिन धान के अंदर, पानी के अंदर जाकर के और धान लगाना बड़ा मजा आता है। लेकिन ये बात सही कि हमारे किसान अपने अपने ढंग से खेती करते हैं, उसका मजा अलग है। अब आप में से मैं प्रश्न पूछूं या आप ही पूछोगे? हम पूछ लें? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऋषिका जैन मानसरोवर कॉलेज से बीएमएस की छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। आपको पूछते रहेगा और बेटी का क्वेश्चन आ गया। ये है आधुनिक समय, अवसर ऐसे ही निकालना पड़ता, समय प्रतीक्षा नहीं करता है ना। क्या नाम पड़ रहा है मानसी? ऋषिका जैन। ऋषि, बहुत अच्छा, बताएं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी असली चुनौती आमदनी और सही दाम है। तो सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़े? खेती किसानी में फसल की कीमत, ये भी एक बड़ा काम, और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। खेती किसानी की फसल का एमएसपी पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास। आपको जानकारी है अभी गेहूं क्या भाव खरीदा अपन ने? कौन बताएगा क्या भाव खरीदा? 2625। और एमएसपी में क्या भाव था गेहूं? सरकारी खरीद का न्यूनतम मूल्य क्या था? 2585। कितना? और अपन ने भाव क्या दिलाया? उसके पहले क्या भाव था मालूम है? 2375। तो 2375 में हमने भाव दिया, बोनस लगाया उसमें 175 रुपए। तो ये हमारा गेहूं हो गया हमारे पास 25 रुपए। उसके पहले जो हमारी सरकार बनी तब सरकारी दाम था 2250। कितना था? और 2250 में 150 रुपए कुंटल हमने बोनस दिया।
तो 2400 रुपये खरीदा। हमारे कुल तीसरा साल आया। हर बार हम एमएसपी पे तो खरीदते ही है, लेकिन एमएसपी पे बोनस अलग से देते हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा। हमें इस बात और धीरे धीरे करके केवल ये नहीं, सोयाबीन में भी भावांतर दिया। भावांतर अर्थात आप मंडी में बेचा और जो बेचना, लेकिन बीच का जो जेब का अंतर है एमएसपी का, वो आपके खाते में हमने डलवाया। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जिसने भावांतर योजना लागू करने का काम। लेकिन जो बेटी ने पूछा, केवल बेटा फसल नहीं, किसान की आमदनी और काय से होती है। किसान की आमदनी अगर वो पशुपालन करता है तो दूध से भी होती है। अगर वो और दूसरा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अपने लिए अलग से कुछ न कुछ, आजकल तो शहद के आधार पर भी फसल में, आप तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी बहुफसली बात भी करते हैं कि हमारे पास लागत कम हो और फसल अच्छे से हो जाए, तो बहुफसली भी लगाते हैं ना सिस्टम से। तो बेटी ने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। और अब कौन बोल रहा है? जरा माइक। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। मेरा एक स्टार्टअप है ट्रैक्टर ज्ञान, जिसमें हम किसानों को जो खेती जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका स्टार्टअप है? बिल्कुल सर, 10 साल हो चुके हैं इसको। अरे जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। शिवांकुर गुप्ता। हाँ जी। तो आप ट्रैक्टर ज्ञान तो समझ में आ गया। हाँ जी। ये संज्ञान कहाँ से आया आपको, मैं पूछ रहा हूँ। सर, मेरे पिताजी जो है वो ट्रैक्टर डीलर थे सन 1998 से। अब आ गया था। हाँ जी। मतलब परिवार का ट्रैक्टर का व्यवसाय है। हाँ जी। तो सर मैंने जो है SGSITS इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद जो है आप कैसे करते हो, क्या करते हो उसमें? सर, इसमें tractorgyan.com हमारी वेबसाइट है। इस पे कोई भी किसान जो नया ट्रैक्टर लेना चाहता है या फार्म मशीनरी लेना चाहता है, तो वो सर्च करता है कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है तो ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन के कितना HP है, कितना CC है, कितना सिलेंडर है, ऐसे वो पूरी जानकारी मिलती है हर कंपनी के ट्रैक्टर की। और फिर वो तुलना भी कर सकता है। अगर उसको 2 ट्रैक्टर में कंफ्यूजन है कि उसे कौन सा लेना चाहिए, तो वो आपस में तुलना भी कर सकता है उसकी। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप है वो कार इंडस्ट्री में, बाइक इंडस्ट्री में बहुत पहले से, और ट्रैक्टर में कोई नहीं कर रहा था। तो ये आपका अच्छा मन गया, जोरदार ताली बजाओ। आपके लोगों ने लाभ लिया इस स्टार्टअप का? सर बिल्कुल। अगर मैं जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसकी नंबर्स की बात करूं तो 78 करोड़ से ज्यादा हमारे इंप्रेशन थे। हमारा सोशल मीडिया पे सर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, और लगभग पिछले साल राज्य में कि देश भर में? पूरे देश भर के किसानों को हम केटर करते हैं सर। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। हम इसमें जल्द बहुत सारी नई नई भाषाएं भी जोड़ रहे हैं। और मेरा सर आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपका खेती का जो, हाँ जी सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि देखो, खेती के अंदर अभी कृषि यंत्रों की बात है। ट्रैक्टर की एजेंसी आपके पिताजी की। हाँ जी। और आपने उसके अंदर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी एक अवसर देने के लिए बिल्कुल उसमें मदद का प्लान बनाया। हाँ जी। तो ये हमारे उस विषय के अंदर जाने की जितनी गहराई से जाएंगे, यही तो किसानों का भला होगा। जोरदार ताली बजाओ आपके इस अच्छे भाव के। थैंक यू सो मच। आमतौर पर बुरा मत मानना। हाँ जी। ट्रैक्टर विक्रेताओं का क्या होता है कि हम घर से चले 25 आसपास में खरीदने, हाँ। वो इतने अच्छे ढंग से समझाते कि तुम वहां से जाते जाते 45 का खरीद लाते। बिल्कुल सर। वो जरूरत ही नहीं। हाँ जी। मालूम पड़ा वो ऊंची नीचे दे देते, पता नहीं क्या क्या। हाँ, हाँ। वैसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मालूम पड़ा डीजल भी ज्यादा जा रहा और उतनी खेती नहीं। तो लेकिन वो हो जाता। लेकिन आपके इससे कम से कम ये फायदा होगा कि जितनी जरूरत और उस जरूरत के आधार पर हमारी जितनी क्षमता, हमको कितना काम पड़ रहा है, ये सोचने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो सर इसके पीछे का भाव यही था स्टार्ट करने का। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। मैं तो सर आप दूसरे को जान तो नहीं सर, मैं छोटा सा एक सवाल पूछ लेता हूँ सर। जैसे हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स दिख रहे हैं मुझे, स्मार्ट फार्मिंग दिख रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि फार्मिंग कितना चेंज हो जाएगी? देखिए, ये बात अच्छी निकाली कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑफिस एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा बताएंगे यार। मैंने तो हमारी बेल की ट्रैक्टर की छोटी मोटी खेती करी थी। आज का दौर तो बहुत एडवांस हो गया, ये तो अपने विद्वान यहाँ बता सकते ज़्यादा अच्छे से। लेकिन फिर भी ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि फूड इंडस्ट्री पे
और क्रॉप का प्रॉपर उपयोग करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा किसान का कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ये और आगे बढ़ना है। और जैसे आपको मैं वैसे अब आपसे तो अपनी बात हो गई, दूसरे से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि हम अपने किसानी करने के व्यवसाय से जुड़ते जुड़ते किसान की वास्तव में भूमिका क्या है, किसान की खेती करने का जो भाव है, दुर्भाग्य से जैसे अभी मैंने हाथ खड़े करवाए तो हमारे में से किसानी परिवार वाले 90% से ऊपर मित्रों ने हाथ खड़े करे, लेकिन जब खेती किसानी करने की बात है तो उसका परसेंटेज फर्क पड़ गया। तो ये क्यों होना चाहिए? हमारे घर के अंदर हम आते जिस परिवार से, तो उसका हमारा और लगाव बढ़ना चाहिए। तो हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन खेती किसानी से जरूर, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि मैं आज भी खेती पे, और मैं खुद भी इस बात का प्रयास करता हूँ। तो जो हमारी जड़ें, वो जड़ें कभी टूटना नहीं चाहिए, वो हमारा लगाव लगातार रहना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो अपने बीच में दुनिया के अंदर बहुत जगह ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से 30 इंच से ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश में एवरेज होती है, लेकिन इजराइल में कितना बारिश होती है कौन बताएगा? इजराइल में कितनी बारिश होती है? 4 या 6 इंच होती है। और वहां की खेती की हाल है, खेती वहां की बहुत उन्नत, बारिश अपने से 5 गुना कम। तो ये जो कम बारिश में भी ज्यादा बेहतर खेती कर सकते हैं। ये जो वर्तमान का चुनौती का इस पीढ़ी से बात करने का मतलब ही है कि हाँ, हम अपने गांव से, अपने खेत से, अपने किसानों के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने आए या कृषि से जुड़े हैं, तो कृषि को हम और कितना लाभ का धंधा बना सकते हैं और लोगों को कितना भला कर सकते हैं, अपना खुद का भी और अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़े उद्देश्य के लिए आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आए। मैं आपको सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ उस नाते वाकई आज के युग। और एक तरह से ये भी बताना चाहता हूँ कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खेती के माध्यम से कितने लोगों का भला करता है। इसलिए कहावत चली है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को सबसे हल्का माना गया। अब मैं उसको बोल नहीं रहा हूं। तो ये जो खेती का मतलब उत्तम खेती, जब खेत में किसान खेती करता है तो कितने प्रकार से वो प्रकृति की भी सेवा करता है। अपने खेत के माध्यम से तमाम प्रकार के जीवाणुओं को, तमाम प्रकार के पोषण करते करते जब क्रॉप लाता करता है, कितने प्रकार के लोगों का जीवन जुड़ता है। लेकिन वही बात, आज के इस अवसर पर अब फिर अपन वापस कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे में से जिनने अच्छी खेती करके कोई प्रयोग किया, ऐसे कौन है जिनने अच्छी खेती की हो, कोई अपनी खुद खेती करते, और मैंने इस साल उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया कि घर वालों की निगाह में भी बहुत अच्छे हो गए। जरा माइक देना भाई साहब, क्या नाम है? हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम कार्तिकेय मंडलोई है और मैं इंदौर से आया हूँ। मैंने मशरूम की खेती चालू करी थी, 3 साल की। मशरूम की, ठीक है। और जो मेरा इनपुट था वो था 21 लाख, और वहाँ से जो निकाला है वो निकाला हमने 55 लाख रुपीज। तुम तो ये सीधे सीधे बताओ यार, तो खेती करने वाला आदमी सर, कितने लगाए और कितने कमाए और क्या स्थिति बनी, जरा खुल के सबको बताओ तो मालूम पड़े। 21 लगाए और 55 निकाले। जोरदार ताली बजा सर वो रूम में करी थी हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर रूम में करते हैं, एक कमरे में कर ली, एक कमरे में करते हैं। जोरदार ताली बजा। सर उसी के बाद हम लोग ने किसानों के लिए एक ही रूफ के नीचे मल्टीपल चीज़ें चालू करी है, जैसे पर्ल फार्मिंग, मशरूम की खेती, मेडिकल मशरूम की खेती, बी कीपिंग, माइक्रो ग्रीन्स, ताकि हम एक ही जगह पे किसानों को वो ट्रेनिंग दे पाएँ। और ये सब चीज़ें तब दिमाग में आई जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मशरूम की खेती चालू करी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी? हाँ जी। ये जोरदार, ये खेती वाले सरकार को मिला है। एक साल में कितना कमा लेते? सर अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें हमने नियर बाय 50 से 60 किसानों को ट्रेनिंग दी है मशरूम में, और 80 किसानों को ट्रेनिंग दी है हम लोग ने मोती की खेती में। और मोती की भी खेती करा? हाँ सर,
हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इंदौर में सर। मोती की खेती में कितना टाइम लगता है, क्या होता है? सर 8 से 9 महीने लगते हैं। और 8 से 9 महीने मोती बन जाता है? हाँ सर वो जैसे आजकल डायमंड लैब ग्रोन डायमंड आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी आप पर्टिकुलर इसमें टाइम कितनी जगह लगती है? सर लोग अपनी 2000 स्क्वायर फीट की जो नॉट 2000 200 लीटर और 1000 की जो टंकी होती है, वो 3 टंकियों में भी मोती की खेती करते हैं। घर की टंकी में भी कर ले? सर लोग छत पे करते हैं। छत पे हो जाता है? हाँ जी। तो मोती सस्ता मिलता हो? सर वो 2 तरीके के होते हैं, जो समुद्र से आ रहे हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं, बट ये कैरेट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 कैरेट का है तो ये 200 रुपए के हिसाब से। देखो अभी तक तो अपन ने खेती किसानी में आमदनी पशुपालन की, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, मोती पालन के लिए हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ। जैसे एग्रीकल्चर में 7 प्राइमरी ब्रांचेस हैं, तो जब भी हम किसी को बोलते हैं कि लोन के लिए